हेलो दोस्तों, आज हम गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं और वो है गॉस लॉ इन दी प्लेनर सिमेट्री। ओके, इससे पहले हमने स्फेरिकल सिमेट्री में एक एग्जांपल की गॉस लॉ की, जब हमने फाइंड किया फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ड्यू टू ए प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, नाउ इस चीज को, इस एप्लीकेशन को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज होती है। ओके, नाउ जिस तरह हमने अपने लास्ट केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टडी की या डिफाइन की, हमने कहा हमारे पास कोई लाइन एलिमेंट है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, फिर हमने वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की एज लैम्डा, और हमने कहा लैम्डा जो है वो है चार्ज अपॉन लेंथ और चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, इन अ सिमिलर वे आज हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जैसे यहां हमने लैम्डा से इसको डिफाइन किया था, रिप्रेजेंट किया था, तो यहां हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया। So sigma is what? Charge per unit area. So charge and area. Now इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? चार्ज के यूनिट्स है कूलम, ओके, और एरिया के यूनिट्स है स्क्वायर मीटर। तो इसके यूनिट्स जो रहेंगे वो रहेंगे कूलम पर स्क्वायर मीटर। अगर आपको याद होगा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वहां पे हमने यूनिट्स रखे थे कूलम पर मीटर, बिकॉज यहां ऊपर चार्ज और नीचे लेंथ था, तो यहां पे हमने कूलम पर मीटर इसके यूनिट्स रखे। बट यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में इसके यूनिट्स रहेंगे कूलम पर स्क्वायर मीटर। ओके, सो फॉर सो सिंपल। नाउ अब जो ये चीज हम डिस्कस करेंगे, द फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने एक प्लेन लिया हुआ है जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। इस प्लेन पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, पॉजिटिव चार्ज हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, और ये प्लेन जो है ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, ये हमें याद रखना है। हमारा जो प्लेन है वो एक इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक, अब आप देखें ये हमारे पास गॉस लॉ है, इसी को हमने यूज करना है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि गॉस लॉ यूज करने में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस को चूज करना। ओके, तो प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम एप्रोप्रिएट सरफेस की बात करें तो वो एक सिलेंडर बन जाता है। आप पूछ सकते हैं सर स्फेयर क्यों नहीं बन सकता, क्या हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां नहीं ले सकते? नहीं, हम यहां नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज अगर आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां पे चूज की, देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस इंटीग्रल। यू कैन सॉल्व बट इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड यू मे नीड सम कंप्यूटर फॉर द कैलकुलेशन। ओके, तो यहां पे हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं चूज करेंगे, बल्कि हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को चूज करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? गुड। तो जो हमने ये गॉसियन सरफेस चूज की, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन डिफरेंट एरियाज हैं। सबसे पहले इसके टॉप का एरिया, लेट अस सपोज दैट इज ए, इसके बॉटम फेस का एरिया वो भी हम ए लेते हैं, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब हमें देखना है कि जो चार्ज यहां पे प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें यह पता है दैट क्योंकि हमारा शीट एक इनफाइनाइट शीट है और इस पे चार्ज रखा हुआ है, तो हर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट विल बी आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, देयर विल बी नो साइडवेज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा। सिमिलरली यहां कोई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।
बिकॉज अगर वैसा होगा तो ये चार्ज मूव करने लगेगा, देयर विल बी करंट विदाउट सोर्स, जो कि जेन्युइन है नहीं। सो हम कहेंगे दैट यहां पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो है रेडियली अपवर्ड्स और रेडियली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ओके। सो ये इससे एक चीज सिंपलीफाई हो गई कि ये जो हमारी गाउसियन सरफेस है, इसके टॉप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इसके बॉटम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, लेकिन इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वहां से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। ओके, तो ये तो क्लियर है लॉजिकली। नाउ जैसा हम इस गाउस लॉ में हम क्या करते हैं, हम जो एरिया होता है, एरिया को हम वेक्टर बनाते हैं, तो वैसे अगर हम यहां पे वेक्टर बनाना चाहें, हालांकि हमें जरूरत नहीं है, हमने लॉजिकली कह दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉप से जाएगा, बॉटम से जाएगा और साइड से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम यहां पे ये सारी चीज करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये जो टॉप फेस है इस सिलेंडर का जो टॉप फेस है, वहां जो नॉर्मल जाएगा वो जाएगा अपवर्ड्स, बॉटम पे नॉर्मल जाएगा वो जाएगा डाउनवर्ड्स। तो टॉप फेस पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहां पे नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री है। सिमिलरली जो बॉटम ऑफ द सिलेंडर है वहां भी ई और एन कैप यानी नॉर्मल के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री है। बट अगर हम साइड पे जो इसके साइड मतलब जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, अगर हम वहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल डालें एन कैप, वो ई के साथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री जाएगा, वो एंगल जो है वो जाएगा 90 डिग्री। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। आई विल राइट इट हियर। ओके, तो ये है एन कैप यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो नॉर्मल जाएगा, और ई डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। ओके, नाउ अगर आप यहां से इसको थोड़ा सा ग्रैस्प नहीं करवा रहे हैं प्रॉपरली तो आप यहां आ जाए। हमने साइडवेज जो है इसको रखा हुआ है अपने शीट को, ये हमारा इनफाइनाइट शीट है, दिस इज आवर शीट, और ये हमारा वो सिलेंडर है जिसको हम गाउसियन सरफेस यहां पे ले रहे हैं। तो ई जो है वो आउटवर्ड्स है लाइक दिस। ओके, और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टॉप फेस या बॉटम फेस जिसका एरिया ए है तो वो इस तरह है। तो यहां पे अगर हम नॉर्मल डालना चाहे ऐसे, यहां नॉर्मल डालना चाहे ऐसे, तो एन और ई के बीच एंगल 0 डिग्री है, एन और ई के बीच एंगल 0 डिग्री है। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है वो इस पे अगर नॉर्मल डालना चाहे किसी भी पॉइंट पे तो ऐसे होगा, और इस और फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां से भी आप ये समझ सकते हैं। नाउ डूइंग ऑल दिस, हम यहां पे जो है इस इक्वेशन को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ वी हैव 3 सरफेसेस, सो देयर विल बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द 3। सबसे पहले हम लिखेंगे ई डी ए कॉस ऑफ कॉस 0 डिग्री, ये हम लिखेंगे बेटा टॉप ऑफ द सिलेंडर के लिए, प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री बॉटम के लिए, प्लस E dA cos 90 degree, it will be for curved surface area, curved surface के लिए। ओके, एंड ऑल दिस इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught। अब हमें देखना है कि चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है। वी नो दैट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सो द टॉप फेस का जो एरिया या बॉटम फेस का जो एरिया है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा के साथ, सिग्मा टाइम्स A, दिस इज द एनक्लोज्ड चार्ज। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो चार्ज एनक्लोज हो गया इस सिलेंडर में वो डिपेंड करता है कि सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना बड़ा है। अब सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया
एरिया ए है तो सिग्मा टाइम्स ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, इट विल गिव द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस सिलेंडर। और यहां पे हम नीचे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एज यूजुअल, ठीक है। अब यहां पे आप देखें वही बात यहां पे दोबारा मैं कहूंगा कि यहां पे cos 90 डिग्री है तो जीरो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस एरिया, जो मैंने पहले कहा था कि साइड से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा। ओके, द ओनली कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। यहां से कंट्रीब्यूशन आएगा, बॉटम ऑफ द सिलेंडर से कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, यहां भी कोसाइन 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री है तो cos 0 is 1, cos 0 is 1, तो यहां क्या बचेगा इंटीग्रल ई डी ए, इंटीग्रल ई डी ए। अब यहां भी मैंने ई क्यों लिखा, यहां भी ई क्यों लिखा, बिकॉज ये जो सिलेंडर हमने रखा है हमने इसको सिमेट्रिकली रखा है, मतलब सिलेंडर का जितना पोर्शन प्लेन के ऊपर है उतना ही पोर्शन प्लेन से नीचे है। इट मींस द टॉप ऑफ द सिलेंडर और बॉटम ऑफ द सिलेंडर दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। किस प्लेन से, जिस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, नाउ मूविंग ऑन वी विल राइट okay, we will write E dA plus E dA is equal to sigma A upon epsilon naught। now ये जो है ये टॉप और ये बॉटम का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। आई होप यहां तक आपने इसको फॉलो किया होगा प्रॉपरली। नाउ E ऑन द टॉप, जो टॉप ऑफ द सिलेंडर मैं यहां पे राइट करूंगा, ये हमारा प्लेन हो गया। जो टॉप ऑफ द सिलेंडर है जिसका हमने एरिया ए रखा था उस पे ई का एक ही वैल्यू होगा, मतलब टॉप के हर पॉइंट पे ई का सेम वैल्यू होगा। सिमिलरली जो बॉटम है उसके हर पॉइंट पे ई का सेम वैल्यू होगा। तो हम यहां से भी ई को बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रल डी ए प्लस E इंटीग्रल dA इज सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये है, ये dA जो है, dA इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द टॉप एंड दिस dA इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द बॉटम, सो नॉट अ बिग डील। हम लिखेंगे E इंटू A प्लस E इंटू A, यानी हमने जब यहां पे ये कैलकुलेट किया, बेसिकली हमने यूज किया यहां पे इंटीग्रल dA इज A, यानी हमने dA लिया था टॉप का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, फिर जब उसको इंटीग्रेट किया तो उसने पूरे टॉप का एरिया दिया जो कि A है। सिमिलरली बॉटम के केस में, सो इट इज सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इट मींस हमें मिला यहाँ पे 2EA इज सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ देखें, अगर हम यहाँ से A और A को कैंसिल कर दें, ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा बेटा, शाबाश, हमारा रिजल्ट बचेगा E विल बी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, नाउ ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यहां पे रेडियली अपवर्ड्स और यहां पे होगा रेडियली डाउनवर्ड्स, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो डायरेक्शन विल बी रेडियली, मैं लिखूंगा रेडियली अपवर्ड और रेडियली डाउनवर्ड, डिपेंड करता है कि आप कहां की बात कर रहे हैं। अगर आप ऊपर की बात कर रहे हैं, प्लेन से ऊपर, अगर आप प्लेन से ऊपर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेडियली अपवर्ड, और अगर आप प्लेन से नीचे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेडियली डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, रेडियली डाउनवर्ड्स। वेट, रेडियली डाउनवर्ड्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला ड्यू टू दिस प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें R डिपेंडेंस है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। इट मीन्स आप अगर इस प्लेन से, द प्लेन ऑफ चार्ज, अगर आप इससे कितना भी दूर चले जाएं, द फील्ड विल नॉट डिक्रीज, द फील्ड विल नॉट डिक्रीज। ये अजीब सा लगता है कि अगर किसी जगह एक प्लेन रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस पर जो चार्ज है,
तो अगर हम उस प्लेन से दूर चले जाएं, ओके, तो फील्ड डिक्रीज होना चाहिए, कॉमन सेंस यही कहती है। बट यहां से हमने जो इक्वेशन बनाई, हमने जहां से जो कंक्लूड किया, तो यहां हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि दैट इट हैज नो और डिपेंडेंस। आप उस प्लेन ऑफ चार्ज से कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं, ई विल नॉट चेंज, E will not change. Okay? अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे समझेंगे, आप मान लीजिए जो बोर्ड मेरे सामने है, यही वो इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज है। ओके, अब ये फाइनाइट है, हम अज्यूम करते हैं ये इनफाइनाइट है, इसका एक सेक्शन हमारे सामने है, तो इस पे और इस पे चार्ज रखा हुआ है ऐसे, यानी हमने बोर्ड पे रखा हुआ है चार्ज ऐसे। ओके, मैं यहां पे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज यहां जो चार्ज है सामने, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे आएगा और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट किया जाए। अब जो कंट्रीब्यूटिंग चार्ज जहां होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, तो जितना जितना हम दूर चले जाएंगे, कंट्रीब्यूटिंग चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहां बैठूं और देखूं तो मुझे बोर्ड का ये वाला पोर्शन दिखेगा, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो मुझे और बोर्ड दिखने लगेगा, अगर मैं और पीछे चले जाऊं तो मुझे पूरा वॉल दिखने लगेगा। तो जितना जितना दूर मैं चला जाऊंगा उतना उतना पोर्शन ऑफ द चार्ज मुझे दिखने लगेगा, और ऐसे कि उतना कंट्रीब्यूटिंग चार्ज बढ़ जाएगा जितना जितना मैं दूर चला जाऊंगा। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि आर की वजह से फील्ड को डिक्रीज होना था, बट कंट्रीब्यूटिंग चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से फील्ड इंक्रीज हो रहा है। आर की वजह से डिक्रीज, कंट्रीब्यूटिंग चार्ज की वजह से इंक्रीज, तो ओवरऑल देयर इज नो चेंज इन द फील्ड, यानी ई जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, अगर हम ग्राफ इसका डालना चाहे, इट विल बी लाइक दिस। ग्राफिकली अगर हम इसको बनाना चाहें, सो अगर यहां से हम E ले लें और यहां से R ले लें, सो E वर्सेस R विल बी समथिंग लाइक दिस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2s एप्सिलॉन नॉट, a straight line, okay, a constant thing. Now यहां पे मैं कहूंगा कि अगर हमारे पास ये जो चार्ज प्लेन पे रखा हुआ है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये रिलेशन यही आती, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। हाँ, इतना हो जाता कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो मॉडिफाई हो जाती। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज हमने ले लिया, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ओके, और इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो अपवर्ड्स होगा। बस इतना चेंज आएगी, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, बाकी सारी इसी तरह जो है रिलेशन रहेगी। ओके, नाउ ये रिलेशन आपने नोट कर ली। वी विल डू वन थिंग, लेट अस टेक टू प्लेन्स, और हम कहेंगे कि ये वाला ऊपर वाला प्लेन है, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और नीचे वाला जो प्लेन है इस पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, माइनस 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 सिग्मा। देन अगर मुझे रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, यानी रीजन 1 इज अबव दिस प्लेन, रीजन 2 इज इन बिटवीन, और रीजन 3 जो है वो इस माइनस सिग्मा से नीचे है। अगर इन तीन जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना हो कितना होगा, सो कैसे जानेंगे? शाबाश, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑन दिस प्लेन, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा इन तीन रीजन्स में, सबसे पहले वो देखेंगे। इस वाले रीजन में जो फील्ड बनेगा वो होगा रेडियली अपवर्ड्स, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिग्मा बाय 2s एप्सिलॉन नॉट।
ओके इस वाले रीजन में जो फील्ड होगा वो होगा डाउनवर्ड्स और मैग्नीट्यूड कितना सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाले रीजन में जो फील्ड बनेगा प्लस सिग्मा की वजह से वो भी होगा डाउनवर्ड्स और उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ओके सो दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस थ्री रीजन्स। अब हम जो माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा की वजह से जो चार्ज ये फील्ड बनेगा वो देखेंगे। So here in this region it will be like this, okay, and magnitude will be same sigma by twice epsilon naught. Here in this region it will be like this, sigma by twice epsilon naught, और यहाँ पे नीचे वाले रीजन में it will be like this and sigma by twice epsilon naught. ओके अब आप देखें व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट। शाबाश, एंड रिजल्ट क्या आएगा? एंड रिजल्ट आएगा यहां जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है, इसका पॉजिटिव का फील्ड और नेगेटिव का जो फील्ड है ये नलिफाई होके जीरो बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी जीरो बन जाएगा बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑपोजिट, और यहां पे ये सम होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा और डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इनफाइनाइट planes containing some charge density sigma, one having positive charge density and another having negative charge density. Okay, एक और पॉसिंग कमेंट मैं यहां पे करूंगा कि ये जो हमने अभी रिलेशनशिप बनाई E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशनशिप जो है ये हमने डेवलप की फॉर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बट इट इज वैलिड फॉर फाइनाइट प्लेन इज आल्सो, प्रोवाइडेड हम उन फाइनाइट प्लेन से बहुत दूर नहीं बैठे हैं। यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, मान लीजिए कोई फाइनाइट प्लेन है, द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, एक फाइनाइट प्लेन, तो अगर हमें ये रिलेशनशिप जो इनफाइनाइट प्लेन के लिए बनी है यहां पे अप्लाई करनी होगी, देन आई हैव टू चूज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लोज टू दी प्लेन। अगर मैं प्लेन से बहुत ज्यादा दूर नहीं हूं देन दिस रिलेशनशिप इज इक्वली वैलिड फॉर फाइनाइट प्लेन्स। बेसिकली हो क्या जाता है, जब हम फाइनाइट प्लेन्स लेते हैं तो यहां पे एक इफेक्ट आ जाता है जिसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। फ्रिंजिंग का मतलब साइड्स, फ्रिंज जो आम जुबान में भी हम कहते हैं फ्रिंज मीन साइड। ओके, तो उस साइड्स की वजह से जो अगर यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा उसकी जो फील्ड लाइंस है दे विल नॉट बी लाइक दिस, दे विल बी इन सम अदर डायरेक्शन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि हमने जो गाउसियन सरफेस चूज की, ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, अब अगर ये फ्रिंजिंग होगी, अगर हम यहां पे ले लें गाउसियन सरफेस, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ये जो सिमेट्री हमने यहां पे यूज की थी कि दैट टॉप और बॉटम से कंट्रीब्यूशन होगा, साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो यहां पे वो प्रॉब्लम करेगा। ऑल्दो वैलिड यहां पे भी है बट यहां पे मसला हो जाएगा। ओके, वो सिमेट्री यहां पे नहीं रहेगी। सो तभी हम कहते हैं कि अगर हमारे पास फाइनाइट प्लेन होगा तो वहां भी ये रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ताकि जो साइड्स के चार्जेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट ही ना करना पड़े। ओके, आई होप यहां तक आपने इसको प्रॉपरली फॉलो किया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। वो क्वेश्चंस बेस्ड हैं ऑन गॉस लॉ। ओके, सो टिल देन आप इस पे जो है इसको एक बार फिर से देखिए, अगर आपको कोई चीज मिस हुई होगी। ओके, देन वी कैन डू सम क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड JEE। टिल देन, खुदा हाफिज़।